गुड मॉर्निंग बच्चे लोगों, क्या हालचाल। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें 3 चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर चुके हैं बच्चे लोगों, जिसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन पर हमारी बात जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो चुकी है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, यानी आज का हमारा जो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग बात शुरू कर रहे हैं हमारी चैप्टर नंबर 4 पर, बराबर, यानी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। यानी मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग जो चैप्टर का अरेंजमेंट कर रखा है मैंने, उसके हिसाब से मैं रिवीजन आप लोगों को यहाँ पे करवाए जा रहा हूं। लेकिन जो भी लोग, वेदर आप सीए फाउंडेशन के हैं, वेदर आप सीएस के हैं, वेदर आप सीए में फाउंडेशन है या फिर बीकॉम के एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के एज इट इज काम में आने वाले हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो लेसन है वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। सबसे पहले तो बहुत सिंपल बात हो गई, इंट्रोडक्टरी अगर पार्ट पे बात करें तो आप लोग सब जानते हो कि 3 लोग ऐसे हैं जिनमें लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं होता है, और इन 3 लोगों के अंदर से सबसे पहले नंबर पर हमारे पास में माइनर है, देन अनसाउंड माइंड पर्सन है, और उसके बाद में है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी लॉ नहीं मानता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा एग्जाम पर्पस से जो रहता है वो माइनर रहता है, आप लोग जानते ही हैं। तो माइनर के लिए हमारा क्या प्रोविजन है, एज ऑफ माइनॉरिटी पे अगर बात करें तो पर्सन हु इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज माइनर, यानी 18 साल से बिलो अगर है तो उसको माइनर माना जाएगा, और 18 यानी 18 और अबव अगर है तो वो पर्सन मेजर की कैटेगरी में आएगा और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी माइनर की प्रॉपर्टी कोर्ट के पोजीशन में है या कोर्ट ने उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करके रखा है, तो उस केस में वो पर्सन 21 ईयर की एज में मेच्योरिटी अटेंड करेगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। चलिए, माइनर के एग्रीमेंट की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला हमारा सबसे कॉमन सबसे पॉपुलर पॉइंट है, एग्रीमेंट विद माइनर जो होता है वो हमेशा होता है वॉइड एब इनिशियो, यानी मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस के अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट हमारा रहेगा एब्सोल्युटली वॉइड। तो बहुत पॉपुलर पॉइंट है कि माइनर के साथ अगर आपने एग्रीमेंट कोई भी किया है तो एब्सोल्युटली जीरो रहने वाला है। माइनर के अगेंस्ट में सूट फाइल करके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं, बराबर, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना जो माइनर के बेनिफिट के लिए है, यानी सपोज करिए माइनर ने आपको गुड सेल कर दिए हैं, तो माइनर आप पे सूट फाइल करके पैसे रिकवर कर सकता है, यानी माइनर मेजर पर सूट फाइल करके अपना पैसा, अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है। लेकिन वही मेजर माइनर पर सूट फाइल करके अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा सकता, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इवन अगर माइनर ने माइनॉरिटी के टाइम पे कोई एग्रीमेंट किया और मेजर होने के बाद अगर उसको रेटिफाई भी कर दिया, रेटिफाई का मतलब उसको अप्रूव भी कर दिया, माइनर कैन नॉट रेटिफाई हिज एग्रीमेंट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी। मतलब माइनर के साथ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा। जब एक माइनर 16 साल का था, जब भी उसने मान लीजिए कि मुझसे कुछ पैसा उधार पे लिया, और 18 का कंप्लीट होने के बाद अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव भी कर देता है, अगर मुझे रिटर्न में लिख के भी दे देता है कि ठीक है मैंने आपसे पैसा लिया और मैं उसको चुकाने को तैयार हूं, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वॉइड ही रहेगा। उसको माइनर के अगेंस्ट में हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, बिकॉज माइनर कैन नॉट रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब क्या होता है बच्चे लोगों, कोई भी काम जो पास्ट में आपने किया उसको बाद में जाके अप्रूव करना, उसको हम लोग रेटिफाई करना बोलते हैं, जो नहीं किया जा सकता है। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। इवन अगर माइनर ने कभी अपनी एज को लेके मिस रिप्रेजेंटेशन दिया या एज को लेकर के झूठ बोला, एक माइनर के साथ मेरा एग्रीमेंट हो रहा है और उसने रिप्रेजेंट मुझे ये किया कि वो मेजर है, और इस भरोसे पे मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया और बाद में पता लगता है माइनर है, तब भी लॉ कहता है कि माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, है ना। तो इफ अ माइनर बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज इंड्यूस द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, तब भी उसके अगेंस्ट में फ्रॉड का कोई केस नहीं होगा, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, वो हमेशा माइनॉरिटी की बात कर सकता है। ये हम लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब बच्चे लोगों पार्टनरशिप की बात करें तो कोई भी माइनर पार्टनरशिप में कभी भी एंटर एज अ पार्टनर नहीं हो सकता है। याद रखिए, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, पार्टनर बनने के लिए म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है, जिसमें हर पार्टनर लायबल होता है, लेकिन माइनर को हम लायबल कर नहीं सकते। तो ऑल पार्टनर की कंसेंट से उसको बेनिफिट के लिए एडमिट अपन जरूर कर सकते हैं ना। सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे जब रिवीजन के अंदर हमारा आएगा, आप लोगों ने एक बार पढ़ भी रखा होगा। यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए तभी यूजफुल रहने वाले हैं जब एक बार आप लोगों ने पूरा एक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, हाँ। तो क्योंकि हमारा बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड
रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कम टाइम के अंदर आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करवा सकूं, तो ये चीज आप लोग थॉट में जरूर रखने वाले हैं। ये पूरा डिटेल कोर्स का वीडियो या डिटेल चैप्टर का वीडियो लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो माइनर जो है वो पार्टनरशिप में सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है, लेकिन एज अ पार्टनर कभी भी एंटर नहीं हो सकता है। एक माइनर के सर पे चूंकि लायबिलिटीज नहीं आती, इसीलिए उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। एक माइनर एजेंट बन सकता है, बिकॉज वैसे भी एजेंट जो काम करेगा, कल कंसिडरेशन वाले में भी हमने पढ़ा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की बनती है। तो उस केस में माइनर एज एजेंट तो आ सकता है, लेकिन माइनर कभी भी प्रिंसिपल की तौर पे नहीं आ सकता है। तो माइनर कैन नॉट बी प्रिंसिपल, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एजेंट ने किया भी है तो लायबल प्रिंसिपल होता है, और माइनर को हम लायबल नहीं कर सकते, इसलिए माइनर प्रिंसिपल की जगह पे नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो एजेंट की जगह पे आ सकता है, ठीक है। माइनर के पेरेंट्स माइनर के एग्रीमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। द पेरेंट्स ऑफ माइनर आर नॉट लायबल फॉर एग्रीमेंट मेड बाय माइनर। लेकिन अगर कोई माइनर अपने पेरेंट्स के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, द पेरेंट्स कैन बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज कॉन्ट्रैक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेरेंट्स, है ना। एक बहुत सिंपल वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई पेरेंट्स ने अपने माइनर सन या डॉटर को बोला कि जाओ मार्केट से कुछ चीजें खरीद के लेके आ जाओ, तो वहां पे वो सन या डॉटर जो जा रहे हैं वो एज एन एजेंट ऑफ देयर पेरेंट जा रहे हैं, तो उस एक्सपेंडिचर के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अदरवाइज माइनर के एग्रीमेंट के लिए पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लॉ वाइज, ठीक है। अपने यहां सोशली वो लोग पे कर देते हैं, लेकिन लॉ वाइज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए कि कोर्ट ने किसी माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट करके रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज बाइंडिंग ऑन हिम। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। ये जो गार्जियन अपॉइंट है, इसमें खुद में कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी होना चाहिए, ये कोर्ट से ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, ये वो पर्सन है जो माइनर के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो ये माइनर की प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है। यानी ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो माइनर की प्रॉपर्टी के लिए बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये जो गार्जियन है अपने पावर से बाहर जाके काम नहीं कर सकता, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है माइनर के बिहाफ पे, या परचेज नहीं कर सकता है जब तक कोर्ट का परमिशन नहीं हो। तो कोर्ट उसका एक एरिया डिसाइड कर देगा, उसके बाहर जाके काम नहीं करेगा। अब एक माइनर को हम लायबल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए। उसके लिए भी माइनर खुद पर्सनली लायबल नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो माइनर इज लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम और हिज डिपेंडेंट्स, ठीक है। ही इज नॉट पर्सनली लायबल। अगर उसके पास एसेट है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल कर दोगे, उस एसेट में से रिकवर कर लेंगे, नहीं तो भैया कुछ नहीं हो सकता है। तो ही इज नॉट पर्सनली लायबल, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। अब ये लाइफ की नेसेसिटीज क्या होती है? फूड, क्लोथ, एजुकेशन, शेल्टर, सब एग्जांपल्स है हमारे नेसेसिटीज के, बराबर। अब याद रखिएगा, अगर माइनर ने अपनी लाइफ की नेसेसिटीज के लिए कोई लोन भी लिया है ना, तो उस लोन के रीएम्बर्समेंट के लिए भी माइनर का प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगा। बच्चों, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कितनी बार आ चुका है कि एक जो माइनर है 17 साल का, उसने कॉलेज का फीस के लिए किसी से, मान लीजिए 17 साल का, कॉलेज की फीस के लिए मुझसे 1 लाख रुपया उधार लिया और प्रॉमिस किया कि मुझे चुका देगा। अब अगर उसने मेरा पैसा नहीं चुकाया, तो चूंकि उसने कॉलेज का फीस यानी एजुकेशन के लिए मुझसे पैसा लोन पे लिया है, तो लाइफ का नेसेसिटी है। अब मुझे पता लगता है कि उसके पास 5 लाख का प्रॉपर्टी है, तो मैं उस प्रॉपर्टी से अपना ये 1 लाख का लोन या जो भी इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह जो भी कुछ होता है वो मैं रिकवर कर सकता हूं। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। तो माइनर का प्रॉपर्टी लाइफ का नेसेसरीज के लिए, या उसके लिए अगर लोन भी लिया माइनर ने, तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगी। तो ये सारे बच्चे लोगों को हमारे माइनर से रिलेटेड पॉइंट है जो एग्जाम पर्पज से बहुत जबरदस्त है, जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट बच्चों हमारे सामने बहुत छोटा सा है, अनसाउंड माइंड पर्सन। बहुत रेयरली क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि एक आध बार बीच में भी क्वेश्चन बन गया था इसके ऊपर बहुत बढ़िया सा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। 3 तरह की कैटेगरीज हमने बनाई थी, एक ल्यूनेटिक्स, एक इडियट और एक ड्रंकन, ठीक है। अब इसमें इडियट पर्सन वो हैं जो स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब ही आप कह सकते हो कि बाय बर्थ जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो इनके साथ एग्रीमेंट जो होता है बच्चों वो हमेशा वॉइड ही रहता है, वॉइड अब इनिशियो ही होता है। लेकिन ल्यूनेटिक्स या ड्रंकन का मैटर थोड़ा अलग है। He can enter into contract during the period when he is of sound mind. यानी ल्यूनेटिक्स और ड्रंकन या ऐसे पर्सन जिन्होंने ड्रग्स बहुत ज्यादा जो लोग लेते हैं, तो वो भी उस वक्त के अंदर हिज पोजीशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ल्यूनेटिक। बिल्कुल इनका दोनों का पोजीशन सेम है। जिस वक्त में ये पर्सन जो ल्यूनेटिक है, वो 2 कैटेगरी हो सकती है, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। तो जिस सिचुएशन के अंदर वो साउंड माइंड पोजीशन में है, ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अनसाउंडनेस के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सेम ड्रंकन है, अगर वो उस
ड्रग्स के इफेक्ट के अंदर है, मतलब अनसाउंड माइंड है, उस वक्त पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन साउंड माइंड के टाइम पे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड माना जाएगा। तो लॉ कहता है द साउंडनेस ऑफ द माइंड इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त उसके दिमाग का सिचुएशन क्या था, बराबर। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी ज्यादातर एक बंदा मान लो अनसाउंड माइंड रहता है, वे ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो याद रखिए इडियट्स की कैटेगरी तो परमानेंटली अनसाउंड है, इनके साथ तो वॉइड ही होता है। लेकिन ल्यूनेटिक या ड्रंकन का देखना पड़ेगा अपने को एरिया कि एट द टाइम ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट उनका मेंटल पोजीशन कैसा था। अगर साउंडनेस का था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर अनसाउंडनेस का था तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, डिस्क्वालिफाइड पर्सन की अगर बात करें तो ज्यादा डिटेल्स आप लोगों के कोर्स में है नहीं, तो मैंने भी यहाँ पे ज्यादा कुछ कवर नहीं किया है। एलियन एनिमीज हो गए, पाकिस्तान के साथ अगर हमारा वॉर स्टार्ट हो जाता है और उस वक्त में आपके किसी पाकिस्तानी पर्सन के साथ में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है तो सारे वॉइड डिक्लेयर होंगे। फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ आप लोग जानते हो इनके ऊपर वैसे भी हमारे लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो इसलिए वॉइड होता है। कॉन्विक्ट्स जो जेल में बंद है, दिवालिया के साथ क्या करोगे एग्रीमेंट करके, भाई वैसे भी उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कोर्ट ने एक बार ले रखी है अपने पोजीशन के अंदर। उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के पास है, कोर्ट उसको सेल करके और सारे डेब्ट को चुकाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोर्ट जो है वो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है उसको एक तरह से कह सकते हो आप डिस्क्वालीफाई कर देता है, उसको रोक देता है कि भाई आप अभी एक इंसॉल्वेंट हो और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो। तो जब तक कोर्ट का वापस से उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि हाँ भाई अब आप इंसॉल्वेंट नहीं हो, ठीक है, उस वक्त के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर पाएगा, उससे पहले नहीं। सेम कंपनीज मेमोरेंडम से बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकती है। तो ये सब कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर है। तो इस चैप्टर में बच्चों को माइनर हमारा बहुत मेजर पॉइंट जाने वाला है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन दिनों में अनसाउंड माइंड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ करके जा सकते हैं। तो ये हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चे लोगों हमारा अगला कंसेप्ट आता है फ्री कंसेंट का। तो अपने का सर ये क्या चक्कर है बच्चों, स्टार्टिंग चैप्टर से ही हम लोग पढ़ के आए हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब कंसेंट जो है पार्टीज का वो फ्री होना चाहिए, बिना किसी प्रेशर के होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेशराइज होकर के कंसेंट लिया गया है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कभी भी नहीं करता है। तो लॉ ये कहता है कि फ्री कंसेंट अगर ये 5 चीजें, जो 4 चीजें मेनली हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, अगर कहीं पर भी किसी का कंसेंट इन चीजों में से किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी इनकी वजह से अगर किसी ने कंसेंट दिया है तो वो कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आ रहा है कोर्जन, यानी कि सेक्शन नंबर 15। तो आइए देखिए कोर्जन हमारा क्या कहता है। कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोर्जन व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी हम क्या कहेंगे भाई, कोई भी कंसेंट कब कहलाएगी, यानी हम किसी भी कंसेंट में कब बोलेंगे कि हाँ भाई यहां पे कोर्जन हो गया है, जिस वक्त के अंदर कुछ सिचुएशन देखिएगा। कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोर्जन व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, यानी कि कोई भी ऐसा काम किया या करने की धमकी दी जो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्राइम है या वहां से फॉरबिडेड है, वहां से मना है, या अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना यानी रोक के रखना है, रोकने की धमकी देना, और ये सब के पीछे इंटेंशन ये है कि आप सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन कब माना जाएगा, जब आपने सामने वाले की कंसेंट ली है, व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चों, ए धमकी देता है टू शूट वाई इफ ही डज नॉट लैंड हिम ₹5000, अगर तुम मुझे 5000 रुपया उधार नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वाई ने पैसा उधार दे दिया। तो यहां जो कंसेंट ली गई वो जान की धमकी देकर के, जान से मारने की धमकी देकर के। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, committing or threatening to commit any act which is forbidden by law, forbidden by Indian Penal Code। इंडियन पीनल कोड हमारा जो इन्हीं तरह के पनिशमेंट्स के लिए, इलीगल काम की पनिशमेंट के लिए, उसके हिसाब से मर्डर की धमकी देना क्राइम है। तो ऐसा कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा, और ये कहलाएगा इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्जन, ठीक है, या किसी का प्रॉपर्टी को अपने पास में रोक लेना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, ए कहता है ए थ्रेटन टू किल 20 सन इफ इट डज नॉट सेल, अगर अपना घर नहीं बेचोगे तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो ये सारी धमकियां इसी के अंदर कवर है। अच्छा,
सपोज करो किसी का प्रॉपर्टी परचेस करना है, तो उसका कोई प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में ले लिया अपन ने पहले, या धमकी दिया कि तुमने नहीं बेचा तो हम इस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले लेंगे, या तुम्हारा ये सामान अपने कब्जे में ले लेंगे, तो ऐसा कोई धमकी देकर के कंसर्न लेना, वो सब कहलाता है कोर्जन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चे लोगों, हमेशा आप लोग जानते हो इट इज अ मैटर ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की खासियत ये होती है बच्चों कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब तक एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट के पास में जाकर के इसको कैंसिल नहीं करवाए, ये हमेशा माना जाएगा वैलिड। बराबर बच्चों समझिएगा, जब तक इसको कैंसिल नहीं करवाया जाए, भाई ये क्या हुआ, इसको रुकिएगा, देख लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लेते हैं कि भाई मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं इस पे। हाँ जी, देखें एक बार, चेक करें, गायब हो रहा है। चलिए रुकिएगा, अभी इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। आई थिंक कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या हुआ भाई, कुछ लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दिया जाए, कई बार हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में कई बार ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। चलिए जी, तो फिलहाल तो हम लोग वापस से पहुंच गए हैं, देखते हैं कि अब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो बच्चे लोगों फ्री कंसेंट पे हमारी यहाँ पे बात चल रही थी, और जैसा मैं आपको कह रहा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का खासियत क्या होता है बच्चे लोगों की, स्टार्टिंग में जब आपने बनाया तब तो एब्सोल्युटली वैलिड है, ठीक है। इवन ये कॉन्ट्रैक्ट्स ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है कि स्टार्टिंग में वैलिड थे बाद में वॉइड हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट देखने में वैलिड ही लगते हैं जब तक एग्रीव पार्टी जाकर के उसको चैलेंज नहीं करे, जब तक एग्री लिखा हुआ देखो, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, जब तक जिस पार्टी के अगेंस्ट में कोर्जन यूज हुआ वो पार्टी कोर्ट के पास में जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करे, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमेशा वैलिड ही माना जाएगा। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, ठीक है, बात समझ में आया आप लोग को मेरा। Then agree party must restore the benefit received under the contract, but obviously जब voidable contract को कैंसिल करवाएंगे तो जो भी बेनिफिट्स आपने लिए हैं, जो भी पार्टीज, दोनों पार्टीज एक दूसरे के बेनिफिट को वापस से रिटर्न करेंगी। अब बर्डन किसके ऊपर जाएगा बच्चे लोगों, सपोज करो मैंने किसी के सर पे रिवॉल्वर लगा के उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो एग्रीव्ड पार्टी हैज टू प्रूव कि मैंने वहां पे कोर्जन का यूज किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ दैट कोर्जन वाज यूज्ड लाइज ऑन द पार्टी हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। मैं खुद तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा नहीं, तो जो एग्रीव पार्टी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है वो ये चीज प्रूव करे कि हाँ भाई मैंने कोर्जन का यूज किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों आपने पढ़ा हो तो इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट था, सुसाइड करने का धमकी देकर के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो तो वो भी कोर्जन के अंदर कवर है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फिजिकल इंजरी हो रही है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा के सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, तो वो भी कोर्जन के अंदर ही कवर होगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो जिस किसी एग्रीमेंट में फिजिकल फोर्स का यूज करके आपने कंसेंट लिया है या फिजिकल फोर्स का यूज करने की धमकी देकर के आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मारी है, तो वो सब चीजें हमारी कोर्जन के अंदर कवर रहेंगी, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों यही फिजिकल प्रेशर अगर मॉरल प्रेशर या मेंटल प्रेशर के अंदर आ जाए तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर द रिलेशन सबसिस्टिंग द पार्टीज, अगर पार्टीज के बीच में कोई ऐसा रिलेशन सबसिस्ट कर रहा है जो वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी की डिजायर को डोमिनेट कर रही है, तो द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। मींस दो पार्टीज है, एक पार्टी दूसरी की डिजायर को डोमिनेट कर सकती है, and he uses the position to obtain the unfair advantage over the other, और वो अपनी इस पोजीशन का फायदा भी उठा रही है। बहुत कॉमन एग्जांपल बच्चे लोगों, फिड्यूशियरी रिलेशन वाले एग्जांपल हमारे बराबर से ध्यान में आया आप लोगों को, जहां पे कोई टीचर और स्टूडेंट हो सकता है, जहां पे पेरेंट्स और चाइल्ड हो सकते हैं, बराबर, पेरेंट और चाइल्ड हो गया, टीचर और स्टूडेंट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने और
रिलीजियस एडवाइजर और डिवोटी वाला एग्जांपल भी इसमें लिया था, हमने डॉक्टर और पेशेंट इसके अंदर लिया था, हमने एडवोकेट और उसका क्लाइंट इसके अंदर लिया था। तो ये सारे रिलेशन इसके अंदर आएंगे। पेरेंट्स आर इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ चाइल्ड। हमने एक एग्जांपल पढ़ा कि एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड को 10,000 रुपए उधार दिए, लेकिन प्रेशराइज करके उससे साइन करवाए प्रमोजरी नोट 20,000 का कि भाई लिखो इसके अंदर साइन करो कि तुमने मुझसे 20,000 रुपया लिया है। इट मींस यहां पे अनडू इन्फ्लुएंस है, बिकॉज पेरेंट्स आर इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ चाइल्ड, और उन्होंने किया भी है। सेम ऐसे ही डॉक्टर, सेम ऐसे ही एडवोकेट का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। तो ये सब कुछ इसके अंदर हमारे कवर रहेंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अभी बहुत सीधा सा हो गया। तो इसमें पार्टीज में ऐसा रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा बच्चे लोगों, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके इफेक्ट्स क्या कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइडेबल होता है, वही उसी पार्टी जिसकी कंसेंट हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है। और इसमें भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो पार्टीज रीस्टोर करेंगी एक दूसरे को बेनिफिट्स। यहां कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप अवॉइड करते हैं, जब उसको कैंसिल करते हैं, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे से जो बेनिफिट लिए उनको वापस से रिटर्न करेगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नो व्हाट अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ। अब इस बार बच्चों उल्टा है। इस बार एग्रीव्ड पार्टी हैज टू फाइल कंप्लेन ओनली, उसको खाली कंप्लेन करना है। और जो अपोजिट पार्टी है, जो सुपीरियर पोजीशन वाली पार्टी है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट, तो डॉक्टर ने पेशेंट को इन्फ्लुएंस करके कि भाई देखो मेरे साथ तुम ये कॉन्ट्रैक्ट करो, अपना प्रॉपर्टी मुझे बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हारी डिजीज के बारे में सब लोगों को बता दूंगा कि तुमको ये खतरनाक वाली डिजीज है। वो बेचारा प्रेशर में आकर के उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। तो ऐसे में पेशेंट को जाके सिर्फ कंप्लेन करना काफी है। अभी नाउ डॉक्टर हैव टू प्रूव कि सर मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ दैट, किस बात का, कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस लाइज ऑन द पर्सन हु वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, बराबर। यानी इस बार हमेशा तो क्या होता है, बर्डन एग्रीव पार्टी पे होता है। यही एक ऐसा मैटर है बच्चों जहां पे इस बार एग्रीव पार्टी पे नहीं, अपोजिट पार्टी पे बर्डन आएगा कि प्रूव करे कि नहीं भाई हमारे वहां तो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस था ही नहीं, बराबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे लोगों, हमारा सेक्शन नंबर 17 काम करता है फ्रॉड का। हमारा सबसे जोरदार पॉइंट है। फ्रॉड का मतलब है इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय पार्टी या उसका एजेंट दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में या उसके एजेंट के अगेंस्ट में यूज करता है, और उसको इंड्यूस करने के पर्पस से या डिसीव करने के पर्पस से। तो अगेन देयर आर टू पार्टीज। तो एक पार्टी है उसका एजेंट, दूसरी पार्टी है उसके एजेंट को डिसीव करने के लिए इंड्यूस करता है। डिसीव का मतलब बच्चों धोखा देना। अब कैसा धोखा देना, नंबर 1, ऐसा कोई सजेशन बताना दैट अ फैक्ट इज ट्रू जबकि वैन इट इज नॉट ट्रू, और वो उसको पता भी है बराबर से। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय अ पर्सन हु हैज नॉलेज और बिलीफ। बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चों। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेल किया और वो प्रॉपर्टी मान लीजिए मेरा नहीं है, लेकिन मैंने उसके फेक पेपर्स बना करके और आपको ये बताया कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरा है, जबकि मुझे इस फैक्ट्स का अच्छी तरह से पता था कि मेरा नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। ठीक है, मैंने कोई भी चीज आपसे छुपा करके, ठीक है, हाइड करके और आपको अगर बेचने का ट्राई किया, फैक्ट्स को मैंने छुपाया, झूठ बोला, तो वो सारा फ्रॉड के अंदर आएगा। मैंने आपको एक पेंटिंग सेल करी और मैंने आपको ये कहा कि ये जो पेंटिंग है वो बिल्कुल ओरिजिनल पेंटिंग है, ये मैंने आपको कहा, और एक्चुअल में मुझे अच्छे से पता था कि ये पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, उसका कॉपी है। और मैंने कॉपी नहीं बोला, मैंने बोला ओरिजिनल है और आपको बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर बेच दिया। इट मींस मैंने यहां आपके साथ में चीटिंग किया, आपके साथ में फ्रॉड किया। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। या ऐसा प्रॉमिस किया जिसको पूरा करने का इंटेंशन ही नहीं है। ठीक है, आपको मैंने कहा मेरा ट्रेवल एजेंसी आपको यहां से सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर मलेशिया घुमा करके वापस ले आएगी, और आपसे मैंने पैसा ले लिया और देन उसके बाद में मैं यहां से गायब हो गया। तो एक ऐसा प्रॉमिस करना जिसको पूरा करने का इंटेंशन है ही नहीं, या नहीं जितना बनता है, मतलब 50,000 रुपए मैंने आपसे लिया और मैं यहां से गायब हो गया, तो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। ठीक है, कोई भी इसके अलावा एक्ट करना, मैंने आपको कहा था मैट्रिमोनियल्स फ्रॉड होते हैं आजकल कि भाई शादी के लिए लड़का लड़की अवेलेबल है, फर्जी शादी करवा दी, फिर पैसा लेकर के भाग गए, या आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स हमारे होने लग गए, वो सब इसके अंदर कवर है। तो कोई भी ऐसा काम करना या किसी चीज को छुपाना जिसको लॉ ने स्पेसिफाई डिक्लेयर कर दिया हो कि भाई ये चीजें फ्रॉड होती है, तो वो फ्रॉड के अंदर कवर रहेगा बच्चे लोगों। ये अपने को ध्यान रखना है। तो मेन चीज इसमें क्या है, किसी पर्सन को डिसीव करना, किसी पर्सन को धोखा देना, इसके अंदर कवर रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अभी फ्रॉड्स के इफेक्ट क्या होते हैं, अगेन बच्चों वही
जितनी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिलहाल सबके इफेक्ट्स हमारे पास में क्या है, वॉइडेबल रहेंगे एग्री पार्टी के ऑप्शन पर। और यहाँ पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को बेनिफिट्स को रिस्टोर करेंगी। बस एक बेनिफिट या एक्स्ट्रा है जो बाकियों में नहीं था, अगर फ्रॉड किया है तो यहाँ पे एग्री पार्टी को कुछ नुकसान हुआ, मान लो उसको कुछ पैसे का या फिजिकली या कुछ नुकसान हुआ तो डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने कि एक हॉर्स किसी ने सेल किया और उस हॉर्स के हूफ में यानी पैर में होल है और सेलर ने उस होल को ऐसा पैक कर दिया कि कोई अगर राइडिंग करके भी देखे, अच्छी तरह चेक भी करे तो भी उसको होल का पता नहीं लगेगा। अब बाहर आया, उसने बेचारे ने चेक भी किया, लेकिन चूंकि होल को पैक कर दिया था पता ही नहीं चला, उसने परचेज कर लिया। बाद में जब राइडिंग किया और वो होल ओपन हो गया और राइडर का एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट लगी, तो ऐसे में यहां पे जो बायर है वो फ्रॉड का केस करेगा कि आपने चीटिंग किया और जो भी उसका डैमेजेस हुआ वो सारा भी रिकवर कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चों साथ में एक और एग्जांपल था, अगर एग्री पार्टी थोड़ा सा ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगा करके पता लगा सकती थी क्या फ्रॉड है और उसने पता नहीं लगाया तो फिर यहां पे रिस्पॉन्सिबल वो पार्टी जो है वो फ्रॉड के लिए नहीं कर सकती, उसको अपने को ध्यान रखना है। बेस्ट एग्जांपल, मैंने आपको एक कार सेल किया और मैंने बोला कि मेरा कार जो है वो 1 घंटा में मान लीजिए या 1 लीटर में इतना किलोमीटर चलता है। आपने मेरी बात पे भरोसा करके गाड़ी परचेज किया, बाद में आपको पता लगा कि मेरी कार 1 लीटर में इतना किलोमीटर नहीं चल रही है, आप मेरे ऊपर फ्रॉड का केस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये मेरा ऐसा क्लेम था जिसको आप चेक कर सकते थे। समझ रहे हैं? या वो एग्जांपल जो मैंने आपको कहा था, मेरा गाड़ी 50,000 किलोमीटर चला है, जबकि आपने अगर डैशबोर्ड देखा होता तो मेरा गाड़ी तो 1 लाख किलोमीटर चला है, पर आपने नहीं चेक किया, मीटर नहीं चेक किया। तो जहां आप ट्रुथ का पता लगा सकते थे और आपने नहीं लगाया तो आप सामने वाले पर फ्रॉड का केस नहीं कर पाओगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। फिर बच्चों इसी में एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, क्या साइलेंट रहना फ्रॉड माना जाता है? क्या कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट? तो साइलेंट रहना कभी भी फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है बच्चों। फैक्ट्स को लेकर के चुप रहना, फ्रॉड कोई हो रहा है और उस फ्रॉड से रिलेटेड मैटर, या मैं सीधा सा कहता हूं आपको, फैक्ट्स कोई चीज में बेच रहा हूं और जो उसके फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैटर पर अगर मैं चुप रहता हूं, सपोज करिए कि आप मेरी आर्ट गैलरी में आते हैं, मैंने कहीं पर भी ये क्लेम नहीं किया कि मेरे पास ओरिजिनल पेंटिंग्स है, मेरे पास पेंटिंग्स पड़ी हुई है और मैंने कुछ बोला नहीं और आपने ये समझ लिया कि वो ओरिजिनल है और आपने पैसा देके खरीद ली, तो इट्स योर फॉल्ट भाई, इसमें मेरा कोई गलती उसके अंदर नहीं है, मैंने आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं किया है। हाँ सर, ये तो यूनिलेटरल मिस्टेक भी हो सकता है कि उस आदमी ने गलत किया है, एक्चुअल में मैं कॉपीज यहाँ पे सेल कर रहा हूँ बराबर से, तो चीटिंग कर ही रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने गलत समझा तो ये आपका लुकआउट है, आप उनसे पूछते और मैं चुप रहता तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड होता। यह अपना वो रियल पॉल वाला एग्जाम्पल भी इसके अंदर था, ठीक है। तो साइलेंट रहना कभी भी फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। फैक्ट्स को लेकर अगर मैं साइलेंट हूं तो फ्रॉड में नहीं आएगा। अच्छा, इसको सपोर्ट करता है बच्चों बायर भी अवेयर वाला पॉइंट भी, बायर अगर आप हैं तो आपको अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ मैटर में आपका ड्यूटी बनता है सेलर का कि उसको बोलना चाहिए और अगर वो चुप रहता है तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। अब वो मैटर कौन से बच्चों? जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया था, एक हॉर्स मैंने आपको सेल किया, जो हॉर्स मैड है, पागल है, और मैंने आपको डिस्क्लोज नहीं किया, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फ्रॉड। आप खुद चेक कर सकते थे, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देखते, राइट करके देखते तो पता लग जाता। लेकिन यही हॉर्स अगर एक फादर अपनी डॉटर को बेच रहा है, अपने सन को बेच रहा है और उसने अगर ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, क्योंकि लॉ मानता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में सामने वाला आप पर भरोसा करता है और वहां अगर आप साइलेंट रहते हो, फ्रॉड को लेकर के चीजों को पता है आपको फैक्ट्स, लेकिन आप साइलेंट रहते हो तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, ठीक है। सेम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बचे लोगों, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी अटमोस्ट गुड फेथ पर होता है, तो ड्यूटी बनता है आपको कि सारे फैक्ट्स इंश्योरेंस कंपनी को सही बताओ। वहां पे अगर आप साइलेंट रहते हैं तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल हो रही है, आपको पता है अच्छी तरह से कि ये प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है और आपने फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, तो लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। शेयर्स का अलॉटमेंट हो रहा है बच्चों, तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि कंपनी सारे फैक्ट्स को सही डिस्क्लोज करे। अगर कंपनी यहाँ पे साइलेंट रहती है, जो अपने रेक्स वाला केस पड़ा भी था, लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी डिविडेंड दे रही है, लेकिन कंपनी ने छुपा लिया कि कंपनी लॉसेस में है और कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है, ये सारा मैटर भी फ्रॉड में जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों झूठ बोल देता है पर्सन, जिसकी शादी हो रही है वो डिवोर्सी है, उसने सामने वाले को नहीं बताया, इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। सेम उसी तरह से फैमिली सेटलमेंट के जो मैटर होते हैं ना, वसीयत वगैरह बनती है और फैमिली सेटल होती है, तो फैमिली सेटलमेंट या फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर्स के अंदर अगर आप चीजों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये सारा मैटर जो है वो फ्रॉड में जाएगा, बिकॉज यहां पे आपका ड्यूटी बनता है कि आप सारे फैक्ट्स को सही बताओगे, नहीं तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और कई बार बच्चों इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच।
जैसे एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल अपन हमेशा लेते हैं, बी ने ए को बोला इफ यू डू नॉट डिनाई, अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि घोड़ा सही है। अब घोड़ा जो हॉर्स सेल हो रहा है साउंड माइंड का है या नहीं है ये चेक करना बायर का ड्यूटी बनता है, ठीक है, सेलर बोलने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन अगर बायर ने क्वारी कर लिया, पूछ लिया कि भाई बताओ ये घोड़ा सही दिमाग का है कि नहीं, मुझे गड़बड़ लग रहा है, और ऐसे में अगर ए साइलेंट यानी सेलर साइलेंट रहता है, बेचने वाला साइलेंट रहता है, पार्टी साइलेंट रहती है, तो लॉ कहता है यहां पे उसका चुप रहना बोलने के बराबर माना जाएगा। और कल को ये हॉर्स सेल हो जाता है और सामने वाला खरीद लेता है तो इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड, ये फ्रॉड का मैटर हो जाएगा। ये अपने को बच्चे लोगों यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो जबरदस्त पॉइंट है बच्चे लोगों, आप लोग हमेशा याद रखोगे कि साइलेंट रहना कभी भी फ्रॉड में नहीं आता है, लेकिन दो केस, जब आपका ड्यूटी बनता है बोलने का और जब आपका चुप रहना बोलने के बराबर हो तो फिर ये फ्रॉड के अंदर काउंट हो जाएगा। अपने को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। फ्रॉड का ऑपोजिट मिसरिप्रेजेंटेशन। सर ये क्या था? बहुत सिंपल, फ्रॉड चीटिंग था और यही अगर अनइंटेंशनल हो तो मिसरिप्रेजेंटेशन। याद करो मेरा एग्जांपल, मैंने आपको एक कार सेल किया और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी कार में डुप्लीकेट इंजन लगा हुआ है और वो मैंने आपको ऑफर करके बेच दिया, ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ फ्रॉड। लेकिन मुझे नहीं पता है, मेरी गाड़ी 10 दिन पहले मैकेनिक के पास गई थी, उसने ओरिजिनल इंजन निकाल के कोई डुप्लीकेट वाला उसमें लगा दिया और आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, मुझे नहीं पता है, और मैंने आपको ओरिजिनल बोल करके बेच दिया, तो ये मैटर चीटिंग तो की है, लेकिन मेरा इंटेंशन आपके साथ चीट करने का नहीं था, तो वो फ्रॉड में नहीं जाकर के मिसरिप्रेजेंटेशन में जाएगा। तो मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन देना जो रॉन्गली है लेकिन इनोसेंटली है ना। मिसरिप्रेजेंटेशन में एक फॉल्स स्टेटमेंट देना है विच द पर्सन हु इज मेकिंग इट ऑनेस्टली बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब मैं खुद भी जो कह रहा हूं मैं यही मान के चल रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके झूठ होने के बारे में पता ही नहीं है। बस यही फर्क है बच्चों, अगर मुझे पता होता कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है तो ये फ्रॉड हो जाता, अदरवाइज ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। और इसमें कोई ऐसा फैक्ट जो मैंने आपको डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं, लेकिन मेरा इंटेंशन आपके साथ में चीटिंग करने का नहीं था या मुझे खुद भी नहीं पता था, तो ये फ्रॉड की जगह पे चला जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन में। इफेक्ट्स बच्चों इसकी भी वैसे ही है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एग्री पार्टी की चॉइस के ऊपर। इसमें एक और बढ़िया चीज हो सकती है, एग्री पार्टी चाहे तो इंसिस्ट कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअल पोजीशन में किया जाए। ये कई बार फ्रॉड में भी मिलता है हमको। सर इसमें क्या होता है, जैसे आप मुझे ये फोर्स कर सकते हो कि देखो भाई आपका इंजन तो डुप्लीकेट निकला, पैसा आपने मुझसे ले लिया है, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, गाड़ी वापस, पैसा वापस, या एक काम करो ना, आप डुप्लीकेट की जगह ओरिजिनल इंजन लगवा करके दे दो, ठीक है, या डिफरेंस अमाउंट का पैसा वापस कर दो। तो ऐसा भी एग्री पार्टी डिमांड कर सकती है, अपने को ध्यान में रखना है। अदरवाइज दोनों पार्टीज को एक दूसरे को बेनिफिट्स जो भी लिए वो रिटर्न करने ही पड़ेंगे। ये मैटर है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन का। सेक्शन नंबर 18 कवर करता है बच्चों। सेक्शन 19 का पॉइंट अपन ऊपर पढ़ चुके थे कि अगर आपको फ्रॉड हुआ ही नहीं है, एक तो पॉइंट अपना ये कि चीटिंग तो किया लेकिन सामने वाले के साथ हुआ नहीं। याद है आपको सतीश वाला एक एग्जाम्पल था, एक कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि सतीश इज आवर डायरेक्टर, जबकि सतीश डायरेक्टर नहीं है, फ्रॉड लग रहा है। लेकिन जिस पर्सन ने सूट फाइल किया ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दी सतीश, उसको सतीश के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जो फैक्ट्स आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर रहा है उससे आपका फ्रॉड कैसे कह सकते हो? आपके मेरे साथ चीटिंग कर ली, मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, तो वो फ्रॉड के अंदर कभी भी काउंट नहीं होगा बच्चों। फ्रॉड तभी है जब कुछ ऐसा झूठ बोला गया जो आपको इफेक्ट कर रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और जहां ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप पता लगा सकते थे आपने नहीं लगाया, तो वो भी फ्रॉड के अंदर काउंट नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों अपने के पास मिस्टेक चैप्टर का आखिरी पॉइंट 20, 21, 22। मिस्टेक का मतलब रॉन्ग बिलीव करना, किसी भी चीज को लेकर के रॉन्ग बिलीव करना मिस्टेक होता है। दो तरह की होती है, आप लोग सब जानते हैं, लॉ ऑफ लैंड, सॉरी मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ हमारी दो तरह की होती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड यानी हमारे कंट्री का लॉ, और इसका पुराना कंसेप्ट है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको इंडिया के प्रोविजंस के बारे में पता नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रोविजन है और मिसअंडरस्टैंडिंग से आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। देखो एवरीवन इज डीम्ड टू बी कन्वर्सेंट का मतलब कि भाई आप नॉलेज है, आपको पता है, आप बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हो लेकिन पता है विद द लॉ ऑफ हिज कंट्री, देयरफॉर इट डज नॉट गिव राइट टू पार्टीज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों, कल हमने पढ़ा एक टाइम बार्ड डेब्ट है जिसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल पूरे होने के बाद भी डेटर ने रिटर्न में साइन करके क्रेडिटर को लेटर पकड़ा दिया कि मैं पैसा दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अब अगर डेटर कहता है नहीं मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि लॉ का ऐसा प्रोविजन है, तो लॉ कहता है
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। गलती से आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेंगे। तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड पे बच्चों जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको अवॉइड नहीं करवा सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि गलती से ही सही लेकिन आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो हो गए भाई, अपने को ध्यान रखना है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं बच्चों वो वॉइड होते हैं, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का प्रोविजन वही माना जाता है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का होता है, अपने को ध्यान में रखना है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दो ही पॉइंट है जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, एक हमारा होता है बच्चों बायलैटरल मिस्टेक, एक हमारा होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब जहां दोनों पार्टीज जो हैं वो सिमिलर मिस्टेक कर रही हैं, एक ही मिस्टेक दोनों पार्टीज कर रही हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट बच्चे लोगों एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट होगा। माइंड में सेट कर लो, बायलैटरल मिस्टेक्स के एग्रीमेंट वॉइड होंगे। ठीक है, सपोज करिए कि मैं आपको कोई नेकलेस सेल कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि नेकलेस ओरिजिनल है, लेकिन मैंने आपको बोला कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ओरिजिनल है और आपको भी लगता है कि ओरिजिनल है, और ये समझ के हमने उसको परचेज कर लिया है, तो लॉ कहता है इट इज अ मैटर ऑफ वॉइड एग्रीमेंट भाई, क्योंकि ओरिजिनल था ही नहीं वो। ठीक है, तो जहां एक ही चीज को लेकर के दोनों पार्टीज मिस्टेक के अंदर है बच्चों, इसमें बहुत सारे पॉइंट है हमारे, जैसे मिस्टेक ऑफ क्वालिटी को लेकर के, चीज की क्वांटिटी को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के। मैं अपनी ब्लैक कार सेल करने की सोच रहा हूं जबकि आप मेरी व्हाइट कार के बारे में सोच रहे हो, आइडेंटिटी की मिस्टेक हो गई। ठीक है, टाइटल को लेकर के, गुड्स का टाइटल आपका ही था पहले से, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, वो एक एग्जांपल अपन ने लिया था। ठीक है, टाइटल को लेकर के अगर मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वॉइड जाएगा। ठीक है, या प्राइस को लेकर के अगर हम लोग याद करिए वो 54 की जगह 4500 हमने प्रिंट कर दिया गलती से, तो दोनों पार्टीज को ध्यान नहीं रहा, उन्होंने गलती कर दी, तो एग्रीमेंट हमारा वॉइड जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के या लीगल या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी बच्चों, इसमें अपना वो एग्जांपल था कि जहां पे एक शिप दुबई से यहां पे आ रहा है जिसमें गुड्स आ रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सेल ना मुझे पता है ना आपको पता है कि वो शिप डूब चुका है और गुड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और हमने उन गुड्स को परचेज सेल का एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बोथ पार्टीज वाज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, दोनों को ही पता नहीं था कि शिप तो डूब चुकी है। तो ये सारे मैटर वो हैं जहां पे बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज गलती कर रही हैं, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी को लेकर के हो, चाहे इम्पॉसिबिलिटी को लेकर के हो। तो ऐसे सारे, या वो कॉन्ट्रैक्ट बच्चों जहां कल रात को ही मान लीजिए कि भी वो प्लास्टिक बैन हो गया मान लो, और हम दोनों ही पार्टीज अनअवेयर थी और फिर भी हमने एक प्लास्टिक परचेज सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वॉइड ही जाने वाला है वो। तो बायलैटरल मिस्टेक्स हमेशा वॉइड होती है, अपने को ध्यान रखना है। लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक्स होती है बच्चे लोगों, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी, इन सबका डिटेल भी आपके सीए फाउंडेशन के स्टडी मैट में नहीं दे रखा है, तो अपन ने यहां से भी उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना, जितना अपने मेजर कोर्स के अंदर है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर रही है। यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब बच्चों वन साइडेड मिस्टेक है, और वन साइडेड मिस्टेक में हमेशा हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब एक पार्टी मिस्टेक कर रही है, ठीक है, तो वन साइडेड मिस्टेक अगर है, वन पार्टी मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहेगा। बराबर, आप अगर कोई चीज को, जैसे मेरा एक नेकलेस है, अब एक एग्जांपल देता हूं बच्चों जिसको लेकर के आप लोगों के काफी मैसेजेस भी थे कि सर मिसरिप्रेजेंटेशन और यूनिलैटरल मिस्टेक का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। सपोज करो कि मैं आपको एक अपना पुराना एग्जांपल है, नेकलेस सेल कर रहा हूं और मैंने अगर आपको ये कहा मतलब देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन कि ये रियल पर्ल का है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज मुझे पता है कि आर्टिफिशियल है, फिर भी मैंने आपको रियल बोला, फ्रॉड है। मुझे भी यही पता है कि रियल है और मैंने आपको बोल दिया कि रियल है, तो इट इज अ मैटर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हो? यस, क्योंकि मुझे खुद को यही चीज लग रही है कि रियल है और मैंने आपको रियल बोल दिया, तो मुझे जो ट्रू लग रहा है वो मैंने बोला, मतलब रिप्रेजेंट किया, तो इट इज अ मैटर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अब तीसरी चीज सुनना, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आपने खुद ने ही जब शॉप में एंटर किया और आपको लगा कि ये रियल पर्ल का है और आपने परचेज कर लिया, इट इज अ मैटर ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक, और यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड बनेगा बच्चों। वो राइस वाला एग्जांपल, जहां आप शॉप पे गए और आपको लगा कि ओल्ड राइस है और आपने परचेज कर लिया जबकि वो न्यू निकले, ओल्ड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। आप सामने वाले पे फ्रॉड का केस नहीं कर सकते, बेचारे ने तो कुछ बोला ही नहीं था। अच्छा, मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है कि रियल पर्ल है, लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन हम दोनों को लग रहा है कि ये रियल पर्ल की और आपने परचेज कर लिया, इट इज अ मैटर ऑफ बायलैटरल मिस्टेक, और यहां पे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक के अंदर हमेशा हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होता है बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो मिस्टेक
लॉ ऑफ लैंड दो तरह की होती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लैंड मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरह की हो गई, लॉ ऑफ लैंड और फॉरेन लॉ। लॉ ऑफ लैंड में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, और जहां पे बात करते हैं हम लोग फॉरेन लॉ की, तो वो वॉइड एग्रीमेंट बनते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हमारी दो तरह की हो गई, एक हमारा हो गया बायलैटरल, एक हो गया यूनिलैटरल। बायलैटरल मिस्टेक से हमारे बनते हैं हमेशा वॉइड एग्रीमेंट, जबकि यूनिलैटरल मिस्टेक अगर है तो बनेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक हुई है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन को लेकर के, रिटन डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाएगा। याद करो, अगर पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर के कोई भी मिस्टेक अगर किया है, कोई यूनिलैटरल मिस्टेक है, वो अपना ज्वेलर वाला एग्जांपल, जहां ज्वेलर को समझ लिया गया है, हाँ, जो ज्वेलर के पास में एक बंदा आया और उसने उसको एमएलए समझ लिया, याद आया मेरा एग्जांपल, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, सपोज करिए मुझे हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर मिस्टर जैन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और उनकी जगह पे मैं किसी और मिस्टर जैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो लॉ कहता है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, बिकॉज यहां पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर के मैंने मिस्टेक कर लिया। माना यूनिलैटरल मिस्टेक है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ होना था, जबकि मैंने दूसरे को ये पर्सन समझ करके उसके साथ डीलिंग कर लिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाएंगे बच्चे लोगों। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखने चाहिए। तो यूनिलैटरल का यही एक पार्ट है जो वॉइड बनाता है, अदरवाइज यूनिलैटरल मिस्टेक के कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा वैलिड होते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत फटाफट से यहां आकर के आपका फ्री कंसेंट का जो कंसेप्ट है वो भी आकर के खत्म हो जाएगा बच्चों। और देन उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 पर, हमारी बात को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सा हमारा चैप्टर है 6 वाला भी, लेकिन पहले इन दो चैप्टर का आप लोग लगा लेंगे जबरदस्त तरीके से पहले रिवीजन। बहुत फटाफट हम लोग कर रहे हैं बच्चे लोगों। फिर से बता देता हूं, ये तभी यूजफुल रहने वाला है जब आप लोगों ने एक बार इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। चलिए जी, तो अगला चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। बढ़िया चैप्टर हमारा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, यानी कि जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। ये आप लोग जानते हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही होने चाहिए लीगल। लेकिन यहां लॉ ने कुछ ऐसे केसेस हमको दे दिए हैं जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन वाले पे, लॉफुल तो बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी, सारे लॉफुल ही होते हैं। तो यहां हमने छांट करके लॉ ने क्या कर दिया, कुछ ऐसी चीजें आपको बता दी सेक्शन 23 के अंदर कि जो मानी जाती हैं इलीगल या जो मानी जाती है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन वाली, और इन पर अगर कोई भी एग्रीमेंट किया तो बट ऑब्वियस है वॉइड ही होना है। तो एवरी एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या है, हाँ, अनलॉफुल है, वो माना जाएगा वॉइड। और ये कितने होते हैं बच्चों, 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ये 6 पॉइंट्स आप लोग यहाँ मेरे साथ में देखिए। नंबर 1 पे हमारे पास में आया कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया जहां पे कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो हमारा एग्रीमेंट वहां पे होने वाला है वॉइड। बहुत सिंपल एग्जांपल था, अगर आपने किसी को ब्राइब दे करके कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश किया तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, और यहां पे हमारा एग्रीमेंट होने वाला है वॉइड। सेकेंड नंबर बच्चे लोगों, कोई भी एग्रीमेंट आपने ऐसा बनाया कि अगर उसको परमिट किया गया तो वो किसी लॉ के, मतलब कोई एक लॉ हो सकता है उसको अलाउ कर दे, लेकिन लॉ के किसी दूसरे प्रोविजन को डिफीट कर देगा, तो हमारा ऐसा एग्रीमेंट भी यहां पे बनने वाला है वॉइड। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमने लिया था कि मैरिज के बाद में भी हस्बैंड वाइफ आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो अलग अलग रहेंगे। तो ये जो पर्सनल लॉज हमारे हिंदू और मोमेडन लॉ है, ये इसके अगेंस्ट में है कि मैरिज के बाद में दोनों को साथ रहना, जो हस्बैंड वाइफ है उनका साथ रहना जरूरी है, लॉ वाइज भी जरूरी है। तो अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया तो एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट होगा। तीसरे नंबर पे बच्चों, अगर चीटिंग करने का कोई, मतलब फ्रॉड करने के एग्रीमेंट तो वॉइड होते हैं, सॉरी वॉइडेबल होते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ फ्रॉड करवाया, जैसे मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि जाइए उस पर्सन के साथ फ्रॉड करिए, मैं आपको 50,000 रुपए देता हूं, तो आपके और मेरे बीच का एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट हो गया, अपने को ध्यान में रखना है। सेम उसी तरह से अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को या उस पर्सन को इंजर करने का कोई एग्रीमेंट है, तो इसमें मैंने आपको पैसा दिया कि उस पर्सन की पिटाई कर दो, या इवन अपन ने ये भी पढ़ा कि कोई न्यूज़पेपर के अंदर किसी तरह का कोई ऐसा कुछ मैटर में छपा हूं जो आपको डिफेम कर दे, तो गुडविल को हर्ट करना भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। या किसी के पास कोई पेटेंट है और उस पेटेंट की चोरी करवाने के लिए मैंने एग्रीमेंट किया है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उस पर्सन का जो गुडविल है
उसको खराब करने के लिए मैं एग्रीमेंट करवा रहा हूं, या उसकी जो इंटेंजिबल एसेट है उसको चुराने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, या उस पर्सन को पीटने का एग्रीमेंट कर रहा हूं, तो वो सारी चीजें हमारी जो है वो इसी के अंदर आएंगे और एब्सोल्युटली ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे, बराबर। या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बच्चों जो इमोरलिटी का हो या इलीगल हो या सेक्सुअल इमोरलिटी का हो रहा है, जैसे अपने एग्जांपल लिया था कि भाई कोई मैरिड कपल है और उसके अंदर किसी भी एक को आपने ऑफर किया कि भाई उसको छोड़ दो अपने हस्बैंड को, मैं तुमको 50,000 रुपए देने को तैयार हूं, 5 लाख देने को तैयार हूं, तो ये इमोरलिटी के अंदर आएगा। या किसी को सेक्सुअल डिमांड पूरी करवाने के लिए आपने पैसा ऑफर किया है, तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर आएंगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। बहुत क्लियर हो गया। तो इनके अलावा एक और हमारा एक ऐसा बड़ा पॉइंट हमारा आता है कि जहां पे हमारे एग्रीमेंट माने जाते हैं सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और बढ़िया चीज है, एग्जाम में लिखते वक्त भी आपके दिमाग में एक कंसेप्ट रहना चाहिए कि ये सारी चीजें जितनी हम पढ़ रहे हैं वो सारी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वाली है और ये सब के सब वॉइड एग्रीमेंट्स को क्रिएट करती है। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें पहले नंबर पे आता है बच्चों ट्रेडिंग विद एन एलियन एनिमी। तो एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी इज एब्सोल्युटली वॉइड। अगर वही अपना पुराना पॉइंट है, अगर हमारा पाकिस्तान के साथ मान लीजिए वॉर स्टार्ट हो गया तो उस वक्त में जो भी हमारे एग्रीमेंट्स उनके साथ में होंगे, एनिमी कंट्री के पीपल के साथ में, वो एब्सोल्युटली वॉइड होंगे। सेम उसी तरह से इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ? बहुत सीधा सा पॉइंट था, जहां पे जस्टिस के वर्क में, कोर्स ऑफ जस्टिस में हमने कोई इंटरफेरेंस किया, जिसमें हो सकता है जज को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया, ठीक है, या कोई भी मान लीजिए कोई विटनेस है उसको परचेस करने के लिए उसको पैसा ऑफर कर दिया, फेक विटनेस खड़े कर दिए, वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड एग्रीमेंट होंगे। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ये कौन सा था? बट ऑब्वियस है एनी एग्रीमेंट जहां पे आप प्रोसिक्यूशन जो हो रहा है गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट में उसको रोकने के एग्रीमेंट करते हो, जहां पे मान लीजिए एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट करता है कि देख भाई तूने चोरी किया है, अगर चोरी का सारा सामान मेरे साथ में शेयर कर लेता है तो मैं तेरे अगेंस्ट में जाकर के कंप्लेन नहीं करूंगा, तेरे अगेंस्ट के अंदर पुलिस में कंप्लेन नहीं करूंगा। तो ऐसे सारे एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, क्योंकि यहां पे आप उसके अगेंस्ट में जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए उसको रोकने के, उसको बंद करने का एग्रीमेंट कर रहे हो कि चल इतना पैसा दे दे, मैं तेरे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करूंगा, तो ये सारे एग्रीमेंट्स हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। बहुत जबरदस्त वर्ड आता है बच्चों दो, मेंटेनेंस और चैम्बर्डी का, और दोनों का ही कनेक्शन सूट फाइल से। मेंटेनेंस का मतलब किसी भी एग्रीमेंट में जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें कोई असिस्टेंस देना। मेंटेनेंस मींस एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंस। अब वो फाइनेंशियली अदरवाइज भी हो सकती है, टू अनदर, टू एनेबल हिम टू ब्रिंग अ डिफाइंड लीगल प्रोसीडिंग। अब पढ़ते वक्त हमने कहा था ये मेराफाइड भी होता है और बोनाफाइड भी होता है। बोनाफाइड का मतलब किसी को सच में मदद कर रहे हो तो वैलिड होता है, लेकिन अभी आपके एग्जाम पर्पज से चूंकि मैं पढ़ा आपको ये रहा हूं कि वो चीजें जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो हम मेंटेनेंस और चैम्बर्डी को हमेशा वॉइड मानेंगे। और बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, ए ऑफर्ड टू पे बी ₹2,000 अगर बी सी पर केस कर दे। अब सी पर केस क्यों करना है? क्योंकि ए जो है वो सी को परेशान करना चाहता है ना, वो अननेसेसरी में सी को चाहता है अनॉय करना, उसको परेशान कर रहा, तो उसने बी को बोला मैं तुझे 2,000 रुपए देता हूं, जाके सी के ऊपर कोई भी केस कर दे, इसको झूठे केस के अंदर फंसा दे। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस एग्रीमेंट, और ऐसे सारे एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड माने जाएंगे। चैम्बर्डी एग्रीमेंट की खासियत बच्चों, यहां पे भी आप एक केस के अंदर किसी फाइनेंशियल किसी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर मदद करते हो, लेकिन उस प्रोसीडिंग का लेना देना किसी प्रॉपर्टी या मनी मैटर से होना चाहिए और आप उसमें शेयरिंग डिमांड करते हो। याद आया आप लोगों को? चैम्बर्डी इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी यहां पे भी असिस्ट कर रही है अनदर को, ठीक है, वही प्रोसीडिंग के अंदर, लेकिन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। खास बात है वहां आप किसी केस को अननेसेसरी में ऐसे ही मेंटेन करवाने का पैसा दे रहे थे, यहां आप जिस केस के लिए मदद कर रहे हो वो केस है रिकवरी ऑफ मनी या प्रॉपर्टी का, और बदले में आप क्या चाह रहे हो? एंड टू शेयर इन द प्रोसीडिंग ऑफ द एक्शन। और आप चाहते हो जो भी पैसा जीता जाए, जो भी मनी मिले या जो भी प्रॉपर्टी मिले, उसमें आप अगर शेयरिंग डिमांड करते हो बच्चे लोगों, तो ऐसे एग्रीमेंट भी एब्सोल्युटली वॉइड होंगे। तो ए एग्री टू पे एक्सपेंसेस अगर बी सी पर केस करता है, और बी एग्री करता है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो जो भी प्रोसीडिंग मुझे मिलेगी उसकी आधी में इसके साथ में शेयर कर लूंगा, हाफ अमाउंट शेयर कर लूंगा, तो दिस इज चैम्बर्डी एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट भी एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं बच्चों, क्योंकि एक तरह से ये भी वही हो गया कि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, बेचारा प्रॉपर्टी का केस कर रहा है और आप उसको कह रहे हो ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन जीता तो आधा पैसा मुझे देना पड़ेगा। हाँ, एक रीजनेबल अमाउंट अगर मांगा जाता है, जितना आपने मदद किया उतना वापस मांग रहे हो या उसके बराबर कोई शेयर मांग रहे हो, तो बराबर वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज ऐसे एग्रीमेंट मेंटेनेंस चैम्बर्डी के होते हैं हमेशा वॉइड। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, हाँ, किसी भी इलेक्शन के लिए वोट एक्वायर करने के लिए पैसा देना,
या कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें सीट अवेलेबल नहीं और पैसा देकर के सीट एक्वायर करना, या गवर्नमेंट के जो भी प्राइजेस है बच्चों, जो पद्म भूषण हो गया या पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, अगर मनी ऑफर करके इनको एक्वायर करने के लिए आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है तो सारा ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज, या पैसा देकर के गवर्नमेंट पोस्ट एक्वायर करने का कोई एग्रीमेंट किया है तो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। ये सब ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज का पार्ट है, हम लोगों को पता है, ठीक है। या कोई भी ऐसा पार्ट जो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में आ रहा है, ठीक है। सपोज करिए कि किसी भी न्यूज़पेपर एडिटर का एक ड्यूटी बनता है कि सच को छापे, और हमने उसको पैसा ऑफर कर दिया कि नहीं ये चीज न्यूज़पेपर में मत छापना भाई, ये बहुत छुपा दो इस खबर को, तो ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। या मान लीजिए कि हमने किसी पर्सन को पैसा दिया कि यार तुम हमारा कॉम्पिटिटर है, और कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉय को पैसा दिया कि यार जो भी उसके ट्रेड सीक्रेट्स है हमारे साथ में शेयर करो दो, वो सारे एग्रीमेंट्स भी हमारे इलीगल एंड वॉइड माने जाएंगे, क्योंकि ये सब हो गया इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन की सामने वाले ड्यूटी है उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए आप उसको पैसा ऑफर कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, वॉइड जाएगा। बच्चों मैरिज ब्रोकरेज, अगर कोई भी पर्सन पैसा लेकर के शादी करवाने के एग्रीमेंट्स करता है तो सारे इलीगल एंड वॉइड। और सबसे बढ़िया नोट इसमें, मैरिज ब्रोकर्स जो हैं, मैरिज ब्यूरोज, दे आर नॉट कवर अंडर दिस एग्रीमेंट। बराबर सर, क्यों सर? बिकॉज दे आर मैच मेकर, वो पैसा लेके शादी नहीं करवा रहे हैं, वो पैसा लेकर के सिर्फ दोनों पार्टीज को आपस में मिला देते हैं, अगर जमा तो शादी होगी नहीं तो नहीं होगी। जबकि यहां वो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल अपन ने लिया कि जैसे व्हेन अ पुरोहित वाज प्रॉमिस्ड ₹200 इन कंसिडरेशन फॉर प्रोक्योरिंग अ वाइफ ऑफ डिफेंडेंट, कि मैं पक्का उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा लेकिन उसके बदले तुमको इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट इनवैलिड होते हैं, क्योंकि लॉ मानता है कि मैरिज जो है वो तो आपका वॉलंटरी एक्ट है। अब पैसे के लिए आप फिर क्या करोगे, सामने वाली पार्टी को इन्फ्लुएंस करोगे या गलत मैरिज करवा दोगे, शादी करवा दोगे, तो ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। तो यहां सेक्शन 23 अपनी सारी बात को खत्म कर देता है। फिर बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहां पे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पार्टली अनलॉफुल है, तो दो बातें होती है, ठीक है। अगर आप लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से सेपरेट कर सकते हो तो लीगल पार्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और इलीगल पार्ट वॉइड हो जाएगा, और अगर उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट इलीगल और वॉइड होगा। एग्जांपल बेस्ट लिया था हमने कि मेरा एक शोरूम है और उस शोरूम में मान लेते हैं कार का शोरूम है, कार सेल करता हूं, और उसी के बेसमेंट में कार के डुप्लीकेट्स पार्ट बनाने का मेरा एक इलीगल फैक्ट्री भी है। मैंने आपको बोला कि आप मेरे वहां पे मैनेजर का काम करेंगे और मैं आपको जो कार का शोरूम है उसके लिए 50,000 रुपीज दूंगा, और जो आप मेरा इलीगल वाला काम संभालोगे उसके लिए भी मैं आपको 50,000 देने वाला हूं। टोटल आपको 1 लाख दे रहा हूं। तो यहां पे वो जो 1 लाख है बच्चों वो सेपरेटेबल है, क्योंकि मैं दोनों के 50-50 आपको अलग अलग दे रहा हूं। तो लीगल पार्ट जो हमारा था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन वो डुप्लीकेट पार्ट्स वाला जो है वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अब एग्रीमेंट करते वक्त मैंने आपको अलग अलग डिवीजन नहीं बताए थे, मैंने आपको कहा था पूरा आपको संभालना है, शोरूम इंक्लूडिंग बेसमेंट, और ओवरऑल मैं आपको सैलरी 1 लाख दूंगा। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, लीगल पार्ट से लीगल पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड चला जाएगा। ये अपने को ध्यान में यहां पे रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्टली लॉफुल वाला भी हो गया। अब चैप्टर का आखिरी पॉइंट कर रहा है बच्चे लोगों कि कुछ एग्रीमेंट्स लॉ ने हमको यहां ऐसे बताए जो एग्रीमेंट लॉ ने स्पेशली वॉइड डिक्लेयर किए। हालांकि अभी तक जितने एग्रीमेंट्स हमने पढ़े इस चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे भी स्टार्टिंग से वॉइड एग्रीमेंट थे, बराबर। सेम उसी तरीके से बच्चे लोगों उससे पहले माइनर के साथ एग्रीमेंट हमने पढ़ा, वो भी वॉइड होता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी वाले एग्रीमेंट जो यहां पे भी पढ़ेंगे वो भी हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। बायोलिटरल मिस्टेक वाले एग्रीमेंट हमने पढ़े, वो भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो उसके अलावा लॉ ने कुछ कैटेगरी 7 कैटेगरीज और बनाई है बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से, मैरिज एग्रीमेंट्स अगर कोई भी किए जाए रेस्ट्रेन करने के, यानी शादी को रोकने के एग्रीमेंट अदर देन माइनर, माइनर का शादी रोक रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज माइनर के अलावा और किसी की मैरिज रोकने के जो भी एग्रीमेंट होते हैं कि यार मैं पैसा देता हूं उससे शादी मत करो, तो लॉ कहता है ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड। सेम उसी तरह से अगर किसी के बिजनेस को रेस्टेन करने का एग्रीमेंट है, दो कॉम्पिटिटर हैं, एक ने दूसरे को ऑफर किया मैं तुमको 5 करोड़ देता हूं अपना बिजनेस बंद कर दो, लॉ कहता है वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, आप सोचोगे सर ऐसा तो होता है ना, होता है। अगर इसने 5 करोड़ दे दिए, वो लेकर के चला गया तो ओके, कहानी खत्म, एग्रीमेंट वॉइड रहेगा, लेकिन आपने एग्जीक्यूट तो कर दिया है। ये प्रॉब्लम कब आएगी, लॉ कब बीच में आएगा, जब
उसने ऑफर किया मैं 5 करोड़ देता हूं अपना बिजनेस बंद कर दो, उसने सच में बिजनेस बंद कर दिया और इसने 5 करोड़ नहीं दिए, तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते कि नहीं मेरा 5 करोड़ चाहिए, बिकॉज लॉ कहता है किसी के भी बिजनेस को रेस्ट्रेन करने के जो एग्रीमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वॉइड होते हैं। अगर कोई भी लॉफुल प्रोफेशन या बिजनेस चल रहा है, लीगल काम को रोक रहे हो, इलीगल वाला है, अनलॉफुल वाला है, तब तो ओके, लेकिन लॉफुल प्रोफेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है, उसको रोकने के एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे पार्टनरशिप के अंदर भी हमने पढ़ा और इन जनरल भी, द सेलर और बिजनेस कैन रेस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट और रीजनेबल टाइम। हम लोग जानते हैं कि जब दो बिजनेसमैन हैं और एक जना दूसरे के बिजनेस को एक्वायर करता है विद गुडविल, और विद गुडविल एक्वायर करते वक्त अगर वो इस तरह का कोई भी मान लीजिए कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में अपना कोई बिजनेस चालू नहीं करेंगे या आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग तक अपना बिजनेस चालू नहीं करेंगे, तो ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वैलिड, ये वैलिड माने जाते हैं। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। सेम उसी तरह से बच्चों पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं कि भाई नए पार्टनर पे हम इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं कि वो सिमिलर बिजनेस या कोई दूसरा बिजनेस नहीं करेगा, या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग, वो लोकल लिमिट तक या एक रीजनेबल टाइम तक अपना सेम बिजनेस चालू नहीं करेगा, या फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे सारे ही पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक या इस लोकल लिमिट के अंदर जो पर्टिकुलर है वो हम लोग सिमिलर बिजनेस चालू नहीं करेंगे, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स हमेशा वैलिड माने जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेड कॉम्बिनेशन याद आया बच्चों, हीरो और होंडा ने जिस वक्त में एग्रीमेंट किया था, आप तो अलग हो गए कि पर्टिकुलर हीरो अपनी कार बना के नहीं बेचेगा, सॉरी बाइक नहीं बेचेगा, और होंडा भी अपनी बाइक नहीं बेचेगा, दोनों की बाइक साथ में जाएगी। तो ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन करके आप छोटा मोटा कोई रेस्ट्रेन अपने बिजनेस पे लगाते भी हैं तो वो वैलिड माना जाएगा। बस मोनोपोली क्रिएट करना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आइस फैक्ट्री वाला कि एक विलेज में 2 आइस फैक्ट्रीज हैं और वो आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम लोग साथ में मिलकर के आइस को सेल करेंगे, लेकिन उनका पर्पस मोनोपोली क्रिएट करने का नहीं है, सिर्फ अपने बिजनेस एरिया को बढ़ाने का है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस वैलिड माने जाएंगे, अपने को ध्यान रखना है। सेम बच्चों आप लोगों के काम की चीज थी, सर्विस एग्रीमेंट में जो नेगेटिव स्टेपुलेशन होता है कि जब तक आप हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो आप हमारे सिमिलर किसी भी और जगह पे काम नहीं करोगे। ठीक है, अपना डॉक्टर वाला एग्जाम्पल कि 5 साल तक आप हमारे यहाँ प्रैक्टिस करोगे और इस बीच में आप अपना खुद का प्रैक्टिस अगर करते हो तो इस एरिया में स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है, 5 साल तक, तो वो वाला चीज जो है वो एब्सोल्युटली वैलिड होती है। ऐसा तो सब जॉब्स के अंदर होता ही है या सर्विस एग्रीमेंट्स के अंदर होता है, बस रीजनेबल होना चाहिए। कभी अपना प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी हमारे इस एरिया में काम नहीं करोगे, तो वो सब चीजें वॉइड हो जाएंगी, नहीं तो वैलिड रहती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। सेम उसी तरह से बच्चों एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जहां 2 पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर हम एक दूसरे पर केस बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये तो आप लॉ के अगेंस्ट चले गए, क्योंकि हम पूरे लॉ में यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई हम आपको केस करने का राइट दे रहे हैं और आप ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हो कि एक दूसरे पे केस ही ना करेंगे, तो लॉ कहता है ऐसे सारे के सारे एग्रीमेंट्स बिल्कुल वॉइड माने जाएंगे। या बच्चों याद है आपको टाइम बाय डेप्ट हमारा 3 साल का होता है कि 3 इयर्स तक आप डिमांड कर सकते हो पैसे की, लेकिन आपने आपस में एग्रीमेंट करके इस 3 साल की टाइमिंग को चेंज करके 1 ईयर कर लिया कि देख भाई ऐसा है मैं तुझे पैसा उधार दे रहा हूं, 1 साल में अगर पैसा वापस रिकवर नहीं हो तो केस कर सकता है। अगर उस वक्त केस नहीं किया तो उसके बाद राइट खत्म। अरे भाई जब लॉ तुमको 3 साल का टाइम दे रहा है तो तुम होते कौन हो 3 साल को 1 साल करने वाले? लॉ के अगेंस्ट में जाने वाले सारे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। लेकिन बच्चों एक्सेप्शन इसके भी हैं, अगर 2 पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि देख भैया ऐसा है, अगर हमारे बीच डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट में जाने की जगह आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, है ना, लाइक पंच निर्णय पंचायत, और वहां जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा, तो बच्चों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। देखो लॉ क्या कहता है, अगर आप एब्सोल्यूट रोक लगा देते हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हम चुपचाप घर पे बैठेंगे कहीं जाएंगे नहीं न्याय के लिए जस्टिस के लिए, तो वॉइड होता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में जा रहे हो तो वैलिड है। सेम उसी तरह से हमने डिसाइड किया कि देख भाई अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम यहाँ की सेशन कोर्ट में चले जाएंगे और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, चाहे मेरे फेवर में आए चाहे तेरे में आए उसको मान लेंगे, उसके अगेंस्ट में हायर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, बस ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो भी वैलिड होगा। या बच्चे लोगों अगर जुरिस्डिक्शन एरिया अलग अलग है, मैं राजस्थान में हूं, सामने वाला महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र कोर्ट में भी केस हो सकता है, राजस्थान कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन हमने आपस में डिसाइड कर लिया कि कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो हम सिर्फ राजस्थान कोर्ट में ही केस करेंगे, महाराष्ट्र में नहीं करेंगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना भी वैलिड रहेगा। लॉ कहता है भैया जाओ अपने राइट्स लेने के लिए, कहीं तो जाओ,
ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो तो वॉइड माना जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। और बच्चे लोगों, अनसर्टेनिटी वाले एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। आई वांट टू सेल माय कार इन 5 और 6 लाख, वॉइड होगा बराबर से, ये अपने को ध्यान में रखना है, शुरू से आप लोग जानते हैं। नाउ चैप्टर का बहुत जबरदस्त टॉपिक है बच्चों, वेजरिंग एग्रीमेंट। हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट्स मतलब बेट लगाना, शर्त लगाना। आज अगर बारिश हुई तो मैं तुमको 5 लाख दूंगा, नहीं तो तुम मुझे 5 लाख दोगे। इस बार अगर पेपर एकदम सुपर 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 इजी आ गया तो तुम मुझे 5 लाख देने वाले हो, टफ आया तो मैं तुमको 5 लाख दूंगा, बराबर। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर नथिंग बट ऑर्डिनरी बैटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, और ये मनी और मनी इज वर्थ पे होते हैं। मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम मुझे पैसा दोगे, मैं तुमको सामान दूंगा, तुम मुझे सामान दोगे, ऐसा कुछ। सबसे बढ़िया चीज बच्चों, इवेंट अनसर्टेन होता है, दोनों पार्टीज का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, पेपर इजी भी आ सकता है, टफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ईच पार्टी क्यों एग्रीमेंट कर रही है? विनिंग और लूजिंग के लिए। उसके अलावा उस इवेंट में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। हाँ, ये है कि सीए के पेपर की बात, जो एग्रीमेंट मैंने किया उसमें तो तुम्हारा इंटरेस्ट है और मेरा भी है। मैं भी चाहता हूँ इजी आए, तुम भी चाहते हो इजी आए, क्योंकि अच्छे से तुम्हारा पेपर हो, फटाफट इंटर के अंदर पहुंचो। तो वो एग्जाम्पल हटा देते हैं यहाँ से। बाकी बारिश आना नहीं आना, सिर्फ शर्त लगाई, ये मैच ये जीतेगी टीम, ये टीम हारेगी, हमने आपस में बैट लगा लिया, तो उस सब्जेक्ट मैटर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ विनिंग और लूजिंग के अंदर है कि एक जना जीतेगा, एक जना हारेगा। ऐसे ऑल एग्रीमेंट्स आर वेजरिंग। और बच्चों, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, शर्त हारने वाले ने पैसे नहीं दिए तो जीतने वाला लीगली उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस थे जो आप लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए। हॉर्स रेस वाला ट्रांजैक्शन बच्चों, हॉर्स रेस पे अगर पैसा लगाते हैं विनर के ऊपर कि ये घोड़ा जीतेगा, ठीक है, और विनिंग अमाउंट अगर बच्चों 500 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो फिर वो वेजरिंग नहीं माना जाएगा। याद रख लेना, भूलना मत। यानी अगर ये अमाउंट बच्चों लेस देन 500 है, 500 से कम का है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाएगा। और 500 या उससे ऊपर का है तो वेजरिंग नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। 500 या उससे ऊपर का है तो वैलिड, उससे कम का है तो वॉइड, अपने को ध्यान में रखना है। लॉटरी, अब लॉटरी दो तरह की होती है बच्चों। लॉटरी वो वाली कि भाई तुम्हारा एक नंबर खुलेगा और इतना पैसा मिलेगा, तो दो बातें होंगी। या तो लॉटरी होगी गवर्नमेंट से ऑथोराइज, होती नहीं, अनऑथोराइज है, तो इलीगल भी होगी और वॉइड तो है ही है, वॉइड तो है ही है, इलीगल भी है, इंडियन पीनल कोड में जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन कई सारे स्टेट में गवर्नमेंट ने लॉटरी ऑथोराइज करके रखी है, और अगर ऑथोराइज है तो वॉइड तो तब भी रहेगी, जीतने के बाद पैसा नहीं मिले तो केस वेस नहीं ढुकता है, कोई केस नहीं कर सकते आप। लेकिन बस ये है कि इलीगल नहीं होगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा भाई, ये फायदा ऑथोराइज का होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। स्पेकुलेटिव बच्चों, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन, अगर फेयर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, शेयर का प्रॉपर परचेस करते हो, सेल करते हो, जेन्युइन ट्रांजैक्शन करते हो तो वैलिड है। लेकिन अगर बेटिंग करते हो, आज रिलायंस के भाव बढ़े तो मैं तुझे 5 करोड़, नहीं तो तू मुझे 5 करोड़, आजा बेट लगाते हैं, तो ऐसा डिफरेंस में पैसा कमाने की कोशिश करते हो, गैम्बलिंग, तो वॉइड एग्रीमेंट रहेंगे। क्रॉसवर्ड पजल्स, कॉम्पिटिशन, गेम शोज जहां, या ओलंपिक्स वगैरह जहां तुम्हारा एबिलिटी यूज होता है, वो सारी चीजें हमेशा वैलिड होती है। ये देखो, प्राइस जहां पे आपके स्किल पर है, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर है, वो सब वैलिड है, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति में गए, वैलिड है भाई, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस खोपड़ी दिमाग में आ रहा है। या मान लीजिए कोई सिंगिंग कंपटीशन में गए, वहां आपका वॉइस काम में आ रहा है, बराबर, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैगजीन में क्रॉसवर्ड या पजल छपा है जिसका आंसर पहले से पब्लिशर के पास में है, आप यहां से जवाब दोगे, वो उसे मैच करके आपको प्राइज दे देगा, तो वो चीजें सिर्फ लक पर डिपेंड है। इतने सारे लोग भेज रहे हैं, पता नहीं किसको प्राइज मिले, तो वो वॉइड एग्रीमेंट जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चे लोगों, वेजरिंग का कोलेटरल जो है वो नॉट अफेक्टेड होता है, आपको को पहले से पता है, याद है। वॉइड के कोलेटरल्स नॉट अफेक्टेड होते हैं, याद आया आपको। अगर कोई एग्रीमेंट इलीगल है तो उसका कोलेटरल भी इलीगल एंड वॉइड। लेकिन अगर कोई मेन एग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है तो उसका कोलेटरल नॉट अफेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। और चूंकि वेजरिंग एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं, तो इनके कोलेटरल वैलिड, वॉइड कुछ भी हो सकते हैं, नॉट अफेक्टेड रहेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों, आखिरी पॉइंट, इम्पॉसिबिलिटी। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट तुमने किया जो इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड है, किस पर? इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर है या इम्पॉसिबल एक्ट पर है, तो वो वॉइड होता है। इम्पॉसिबिलिटी आ जाए तो वॉइड। सर डिफरेंस क्या है? याद करो, मैंने कहा था अगर सनराइज ईस्ट की जगह पे वेस्ट में हुआ, यानी पश्चिम से सूरज निकला, मैं तुमको 5 करोड़ दूंगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। या मैंने कहा अगर तुमने सन को
ईस्ट से उठा करके सुबह सुबह वेस्ट में रख दिया, तुमने रख दिया तो मैं तुमको 5 करोड़ दूंगा, ये इम्पॉसिबल एक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, दोनों ही वॉइड है। हाँ, कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, मैंने कहा अगर ये डेड बॉडी जिंदा हो गई अगले 10 मिनट में मैं तुमको पैसा दूंगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। इवेंट मतलब जो अपने आप होगा, एक्ट मतलब जो आप करोगे। अगर तुमने इस डेड बॉडी को जिंदा कर दिया मैं तुमको 5 करोड़ दूंगा, ये एक्ट हो गया। लेकिन दोनों ही चीजें इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबिलिटी के एग्रीमेंट्स आर एब्सोल्युटली वॉइड। तो रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेनिटी, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, इम्पॉसिबल एक्ट और इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये सारे भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर कवर है बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आज का हमारा एक और रिवीजन सेशन है। अच्छे से सारी चीजों को तैयार करिएगा। अगले क्लास में आपसे फिर फटाफट मुलाकात होती है, जबरदस्त रिवीजन लगाएंगे। तैयारी करते रहिए बगैर घबराए। ऑल दी बेस्ट।